नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 11 व्याख्यान 52 अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। इसमें अनुवाद, संप्रेषण एवं संस्कृति एक, इस पर आज व्याख्यान होगी। तो हम अनुवाद और आंतर सांस्कृतिक अध्ययन जो समझाने से पहले मैंने आपको इससे पहले वाले जो व्याख्यान में मैंने भाषा क्या है ये समझाया है। अब हम संप्रेषण एवं संस्कृति दोनों को समझेंगे। तो ये दो भागों में होगा, संप्रेषण फिर संस्कृति, फिर संप्रेषण संस्कृति दोनों मिलकर अनुवाद में किस तरह से है, फिर आगे के व्याख्यान में जो है उसका विस्तार होगा। तो संप्रेषण का विकास मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा है। मनुष्य के जन्म के साथ संप्रेषण की आवश्यकता पड़ी होगी। इसी प्रक्रिया में भाषा संप्रेषण प्रक्रिया एवं संप्रेषण माध्यम का विकास हुआ है। तो जैसे मानव बात करने लगा है, बात करने की जरूरत पड़ी। जब बात करने के लिए बोली या भाषा नहीं होगी तो फिर इशारों से होता है। जब इशारों के बाद जब बोलने लगते हैं संप्रेषण, तो संप्रेषण की इस प्रक्रिया में क्या होता है, भाषा की जरूरत होती है और संप्रेषण की एक प्रक्रिया होती है और उसका माध्यम विकसित होता है। संप्रेषण का माध्यम भी विकसित होता है। आज के दौर में संप्रेषण कदाचित सर्वाधिक उपयोग में आने वाली शब्दावली है। 20वीं सदी के बाद का समय तकनीक से अनिवार्य तौर से संबंध है। इसकी परिभाषा और विभिन्न अर्थों को समझना तथा संप्रेषण एवं संस्कृति के अंतर संबंधों का समझना वर्तमान में बहुत जरूरी है। अब संप्रेषण के साथ जुड़ी हुई है संस्कृति। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो किसी संस्कृति के साथ मैं जुड़ा हूं, तो जो जैसे मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे जो है मेरा संप्रेषण है और संप्रेषण के साथ एक संस्कृति जुड़ी हुई है। तो यह जरूरी है कि इसकी पहचान जरूरी है। जब अनुवाद के विभिन्न स्तरों को समझने का प्रयास करते हैं तब संस्कृति एवं संप्रेषण शब्द बेहद अर्थवान सिद्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि जब सब कुछ तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया में संलग्न है, तब अनुवाद एक पुल की तरह विभिन्न भाषा एवं संस्कृतियों के भेदों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विभिन्न संप्रेषण और विभिन्न संस्कृतियों में माध्यम क्या है, अनुवाद है। तो अब भिन्न संस्कृति, भिन्न संप्रेषण और उससे अर्थ से संबंधित जो बोध है, वहां पे अनुवाद जरूरी है। संप्रेषण की विभिन्न परिभाषाएं क्या उसको एक तरह से समझाने की कोशिश है। संप्रेषण अपने चारों ओर कई अनुभवों, व्यवसायों, घटनाओं, विभिन्न प्रकार की तकनीकों को एकत्रित करता है। तो अभी मैं आपके साथ संप्रेषण कर रहा हूं, आपसे संप्रेषण कर रहा हूं, तो मैं अनुभव को बता रहा हूं और मेरा पेशा क्या है, मेरा व्यवसाय क्या है। अब मैं घटनाओं को भी बताऊंगा कि कौन कौन सी घटनाएं कैसी घटी हैं। विभिन्न प्रकार के तकनीक भी इसमें जो है एकत्रित होते हैं। जैसे मेरी संप्रेषण की प्रणाली है, मैं किस तरह से आपसे संप्रेषण कर रहा हूं। इसलिए सरकारी बैठक या सम्मेलन या समागम, त्योहार या रैली या संगीत कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव या नृत्य या नाटक कार्यक्रम सभी संप्रेषण से संबंधित घटनाएं हैं। अब जो भी है वहां से हमें कुछ संदेश प्राप्त है। कोई भी
कार्य हो। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, ये सभी संप्रेषण मीडिया के उदाहरण हैं। टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, इंटरनेट जैसे सभी संप्रेषण तकनीकों के उदाहरण हैं। और पत्रकार, विज्ञापनदाता, जनसंपर्क कर्मचारी, निर्देशक, कैमरा निर्देशक, समाचार पाठक, उद्बोधक, वीडियो प्रबंधक, सभी संप्रेषण के पेशेवर होते हैं। मतलब यहां पे जब तकनीक भी है, जैसे तकनीक है, आपसे अभी मैं दूसरे माध्यम से आपके सामने बैठा हूं, ये मेरा संप्रेषण का माध्यम तकनीक है। अब तो हमारा युग सामान्यतः सूचना युग, संप्रेषण युग और हाल के समय में इंटरनेट युग या विधि युग के रूप में जाना जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया की भाषा का उदय विभिन्न संस्कृतियों में तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया संगीत और नृत्य के उदय के समय से जारी है। परिवहन उपकरणों के विकास के साथ संप्रेषण प्रक्रिया आदान प्रदान से संबंध हो गई है, लेकिन हम संप्रेषण के स्वरूप को आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संप्रेषण का प्रारंभ हो चुका, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो संप्रेषण विकसित हो रहा है। मानव सभ्यता के आरंभ होने के साथ ही मनुष्य को दूसरों से संप्रेषण की आवश्यकता महसूस हुई है। यहीं से संप्रेषण की प्रक्रिया का विकास होने लगा है। अब संप्रेषण जरूरी है, जैसे मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूं, तो फिर आप इस व्याख्यान के बाद मुझसे संप्रेषण करेंगे। यहां जरूरी है कि दोनों में एक समझ बैठे। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन, लैटिन क्रियापद कम्युनिकेयर से बना, जिसका अर्थ सामान्यतः प्रकाशन, साझा करना, प्रदान करना, भेजना होता है। सूचना के माध्यम से लोग एक दूसरे से व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और खुद को एक समूह के रूप में एकजुट होते हैं। तो इस प्रकार सूचना संप्रेषण मानव के बीच संबंध स्थापित करने में आने वाली कई बाधाओं को दूर करता है। इस रूप में यह मानव के बीच आपसी समझ स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। संप्रेषण मनुष्य के प्रसंग में सर्वाधिक जटिल प्रक्रिया में से एक है। अब संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे कोई बढ़िया भाषण देते हैं तो हम उनके भाषण को सुनते रह जाते हैं। जैसे प्रवचन है, धार्मिक विषयों पर जो बात करते हैं, तो यह संप्रेषण जो है विकास भी है और संप्रेषण की प्रक्रिया भी है, जिसे एक व्यवस्थित रूप से समझाया जाता है। 1950 के दशक तक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसके बारे में चर्चा बहुत कम हुई है। 1940 के दशक की शुरुआत में सामाजिक मनोविज्ञान ने वास्तव में सामाजिक सूचना आदान प्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान की। तो अब ये हाल ही में जो इसका शुरुआत एक व्यवस्थित रूप से हो रहा। अब इसके लिए हम ये बताएंगे कि तकनीकी विकास अगर हम देखेंगे तो सारे विश्व में 1940 के बाद से सारा विश्व में तकनीकी विकास हुआ है। 1990 के बाद वैश्वीकरण इतना जो है फैला है कि आज हम वैश्वीकरण के ऐसे स्तर पर हैं कि यहां मैं जो बोल रहा हूं वो आप विदेश में बैठकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन सूचना संप्रेषण सिद्धांत के आधार पर जो है 1948 में शैनन के लेखों के प्रकाशन से पहले इस क्षेत्र में कोई भी प्रयास या विचार का आदान प्रदान नहीं हुआ था। वॉर्ट और हिंग गणना मानव की समस्याओं के समाधान में संबंध के महत्व को उजागर करने वाले उपकर्ताओं में की जाती है। 1950 और 1955 के समय में कई प्रयोग किए गए, जिनमें से अधिकांश सामान्य मानसिकता के जानकारी प्राप्त करने के समय की तुलना करने पर केंद्रित थे कि वे कितने जल्दी जानकारी स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में कई शब्दों का उपयोग किया गया और वो लोकप्रिय हो गए। उदाहरण के लिए कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट,
नाइज डेस्टिनेशन, डेटा हैंडलिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब यहां पे एक प्रणाली की बात होती है, इस पे एक खोज की बात हुई है कि किस तरह से संप्रेषण जो है वो आगे, मतलब जहां पे इसका विकास नहीं हुआ, जहां पे इसको लेकर ज्यादा उत्साह नहीं था, अब उत्साह जो है वो समय समय पर बनने लगा। तो इसके एक प्रोसेस इस संदर्भ में उपयोग किए गए लोकप्रियता के उदाहरण के लिए। आज के समय में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कोल्स, जैस्पर्स और अस्तित्ववादियों का है, जो मानव के अस्तित्व की वैश्विक स्थिति के संबंध में संप्रेषण की बात करते हैं। इसके बाद मार्टिन ब्यूवर ने संप्रेषण की समस्या का विश्लेषण आध्यात्मिक विज्ञान की सहायता से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैस्पर और ब्रूअर दोनों ये उल्लेख करते हैं कि संप्रेषण के उपयोग का अर्थ मानव समाजों के बीच संप्रेषण स्थापित करना या आदेश देना नहीं है। इसके अलावा वो इस पारंपरिक विचार को अस्वीकार करते हैं कि सही समझ केवल अर्थशास्त्र से प्राप्त की जा सकती है। इसके बजाय वो कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और गहरे व्यक्तिगत अनुभव किसी की संप्रेषण प्रक्रिया के उद्घाटन के लिए आधार होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के कई विचारक संप्रेषण संस्कृति को पर्याय मानते हैं। हॉल ने अपने एक शोध के माध्यम से यह प्रस्तावित करते हुए कहा है कि संप्रेषण ही संस्कृति है। अब बात यह है कि अब संप्रेषण की क्या जरूरत है? तो संप्रेषण क्या है? संस्कृति से जुड़ा है और संप्रेषण ही संस्कृति है। अब इस पर जो है विद्वानों ने अपने मत बताए हैं। भाई ये जरूरी नहीं कि कोई ऐसी चीज हो जैसे अर्थशास्त्र से ही इसका संबंध होना चाहिए या कोई ऐसा एक क्षेत्र पर नहीं। यहां पे संवेदनशीलता है और व्यक्तिगत अनुभव। पहली बात तो मानव अपने आप को समझे। तो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? अस्तित्ववाद है और वैश्विक स्थिति में अपने जो है संप्रेषण की क्या बात है? अस्तित्ववाद मतलब अपने आप को समझना, अपनी शक्तियों को समझना, अनुभवों के माध्यम से और विकसित होना, समझ में एक विकास लेके आना। तो संप्रेषण और संस्कृति समान है, ऐसा एक सोच है। आगे चलकर शैनन और विवर ने अपनी परिभाषाओं में इस अवधारणा को विस्तृत रूप प्रदान किया। संप्रेषण को अधिक व्यापक रूप प्रदान करते हुए संप्रेषण के समय मानव मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया को भी इसमें शामिल कर लिया। अब संप्रेषण होते समय क्या प्रक्रिया हो रही है? जैसे मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूं तो मेरे मस्तिष्क में किस तरह की एक प्रक्रिया चल रही है, यह जानना भी जरूरी है। ब्यूंडवर्ग के संबंध को परिभाषित करते समय कुछ प्रतीकों और संकेतों का उपयोग करना आवश्यक मानते हैं। उन्होंने आपसी प्रक्रिया को प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए संबंध का उपयोग किया है। ये प्रतीक भावनात्मक अभिव्यक्ति, चित्र, संवेदनशील, मौखिक या किसी भी परिस्थिति में हो सकती है जो हमारे व्यवहार को प्रेरित करने वाले प्रतिक्रियाओं देने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार संबंध प्रतीकों के माध्यम से होने वाले एक प्रकार की आपसी क्रिया है। तो यूनवर्ग संबंध और केवल संबंध के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि वास्तविक सामाजिक संप्रेषण के तहत एक प्रक्रिया आती है जिसमें प्रतीकों का उपयोग करके स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। यही संबंध ही मूल प्रक्रिया है। अब यहां पे क्या है? प्रतीक और संकेत के माध्यम से है। अब संप्रेषण में किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? तो संप्रेषण में प्रक्रिया यह है कि हम प्रतीकों और संप्रेषणों के माध्यम मतलब प्रतीक और संकेत के माध्यम से हम संप्रेषण की प्रक्रिया देखते हैं।
जिसमें हम एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या है, संबंध स्थापित मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है। प्राद्योगिक विकास ने संप्रेषण के माध्यम को तार यंत्र तथा टेलीविजन के उपग्रह या इंटरनेट तक पहुंचा दिया है। फलस्वरूप इतिहासकार संप्रेषण प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक परिवर्तन के माध्यम सामान्य संबंध मानने को विवश हैं। पत्रकारिता, वक्तव्य कला तथा समाज विज्ञान ने संप्रेषण प्रक्रिया के संबंध में कुछ ऐसे दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं जिससे इस दिशा में मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र की पारस्परिक रेखाएं समाप्त हो गई हैं। अब तकनीक क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सब क्या किए हैं? इसको और जो है इस प्रक्रिया को और विकसित किया और दृष्टिकोण में एक विस्तार रूप लेके आए। अपने सबसे सरल अर्थों में संप्रेषण वो मानवीय संबंध है जिसमें दो या दो से अधिक मनुष्यों के माध्यम विचारों एवं भावों के आदान प्रदान, बातचीत, एकत्रित होने या किसी उत्सव या शोक सभा में साथ साथ रहना शामिल है। इस तरह संप्रेषण उस तरह कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकात्मक है। स्वयं से, परमात्मा से, प्रकृति से, अलौकिक संसार से तथा स्वयं के पूर्वजों से एकात्मक आदि की संप्रेषण के ही विभिन्न प्रकार हैं। संप्रेषण भीतर जटिल होता है। तो संप्रेषण क्या है? अब ये बोले कि बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये सामाजिक संस्कृति की एक एकात्मकता है। संप्रेषण भी भारतीय अवधारणा पर विचार करें तो यह शब्द भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उदित है कि संस्कृत शब्द साधारणीकरण, सामान्यकरण की अवधारणा को बहुत निकट आ जाता है जो साधारणतः संप्रेषण के साथ जोड़कर चिन्हित किए जाते हैं। इस प्रकार संप्रेषण प्राथमिक रूप से सहृदयों के माध्यम विचारों, भावों के आदान प्रदान युक्त प्रतीकात्मक वातावरण एवं एक सामाजिक संबंध को अभिव्यक्त करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया दो भागों में बांटा जा सकता है: मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाला संप्रेषण तथा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाला संप्रेषण प्रक्रिया को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अथवा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। तो अब ये मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाली संप्रेषण प्रक्रिया है। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और अनवैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। अब ये क्या है? व्यक्तिगत प्रतिबिंब, गंभीर चिंतन, विचार प्रक्रिया। अब ये जैसे आप में ही ये संप्रेषण है, ये संप्रेषण बाहर नहीं है, व्यक्तिगत है, आपके अंदर अंदर है। जैसे मनुष्य स्वयं के भीतर अनुभव करता, अपने भीतर अनुभव कर रहा। अलौकिक शक्ति, दिव्यता आदि के साक्षात्कार व्यक्तिगत पहचान की चेतना से परे का संप्रेषण कहलाता है। तो ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सीधे दो या दो से अधिक लोक समूह के प्रत्यक्ष होना है। तो अब ये क्या है? जो आपके बीच जो संप्रेषण जो प्रक्रिया व्यक्तिगत चल रही है वो दो या दो से जिससे अधिक लोक समूह से प्रत्यक्ष होना। अब बात यह है कि आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के आगे, तो उस समय जो संप्रेषण होता है, जो प्रक्रिया चलती है मस्तिष्क में, वर्तमान में यह तकनीक के माध्यम से दूरभाष यंत्र तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संभव है। इसके बाद जनसंपर्क, समूह संप्रेषण और व्यावसायिक संप्रेषण आता है। ऐसे संप्रेषण में हम सकेंद्रित और असकेंद्रित संप्रेषण पाते हैं। जब दो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अथवा एकत्रित व्यक्तिगण स्पष्ट तौर पर समझते हैं कि वे किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर संप्रेषण कर रहे हैं तथा वे किसी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसे सकेंद्रित संप्रेषण कहा जाता है। जबकि असकेंद्रित संप्रेषण सामान्य चक्षु संपर्क से प्रेरित होते हैं। इसमें दो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह
सूचनाएं उद्देश्यों को के बारे में अनिश्चित होते हुए संप्रेषण करने के इच्छुक हो सकते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में हाव भाव तथा भंगिमा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भंगिमाओं का तथा चक्षुष संपर्क माध्यम से ही स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि सामने वाला संप्रेषण हेतु इच्छुक है अथवा नहीं। अब संप्रेषण जब ये एक प्रक्रिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग कैसे हुआ, क्यों होना है, और वहां पे इच्छा जो है वो जरूरी है। तो आपने एक संप्रेषण की पूरी विषय को आपने समझा। संप्रेषण बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अगर आप संप्रेषण में आप उसकी एक समझ नहीं लेके आएंगे संप्रेषण को, तो आप अपने अस्तित्व को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अस्तित्व को स्थापित करने के लिए संप्रेषण की जरूरत है, एक समझ है। दूसरी बात है कि संप्रेषण क्या है, संस्कृति से उसका संबंध है, एकात्मता है, और उसमें इच्छुक जो है वो इच्छा जो है वो प्रमुख है। अगर इच्छा आपकी प्रमुख नहीं है तो फिर आप संप्रेषण करने की प्रक्रिया से दूर हटते हुए जाते हैं। तो पहले हमने भाषा समझा है, अब संप्रेषण क्या है ये समझे हैं। आगे कुछ मैंने आपके अनुवाद के लिए ये कार्यालय अनुवाद या प्रशासनिक कामकाज में प्रयुक्त होने वाले वो एक टिप्पणी जैसे हैं, ये छोटे छोटे से पद हैं, टिप्पणियाँ हैं जो जिसका प्रयोग किया जाता है कार्यालय में। इसको आप जानेंगे। जैसे हर एक व्याख्यान में मैंने कुछ अलग अलग सी चीज़ें देते हुए आया हूँ। तो आज के व्याख्यान में एक संप्रेषण की एक प्रक्रिया जब हमने बात की है, तो अब यहाँ पे किस तरह का संप्रेषण हो रहा है ये भी आप देखें जो कार्यालय से संबंधित है, और यहाँ पे किस तरह से एक सटीक अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकलेगा। जैसे एज अबव उपयुक्त, ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो। अब ये जैसे आपके ऑफिशियल मतलब कार्यालय में करस्पॉन्डेंस हो रहा है, पत्राचार हो रहा, या कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरह की शब्दावली और वाक्य का प्रयोग होता है। ये ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, संक्षिप्त नोट नीचे दिया गया है। अब ब्रीफ क्या है? संक्षिप्त। असीडेड टू, स्वीकार की, मंजूर की, प्रार्थना आदि, मतलब स्वीकार या मंजूर की। एक्सेप्टेंस इज अवेटेड, स्वीकृति की प्रतीक्षा है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया है और उसका जवाब आप मांग रहे हैं कि मेरा आवेदन कहाँ है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तक जो आपका आवेदन है वो एक्सेप्टेंस के लिए गया है, स्वीकृति के लिए गया है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे एक्सेप्टेंस इज अवेटेड। एक्सेप्टेड ऑन ट्रायल बेसिस, परीक्षण के आधार पर स्वीकृत है। तो ट्रायल बेस मतलब एक परीक्षण के लिए इसके जो है इसको स्वीकृत किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं। एक्सेप्टेड प्रोविजनली, अनंतिम रूप से स्वीकृत, मतलब प्रोविजनली मतलब शुरुआती रूप में, या स्थिर स्थायी नहीं है, जिसको हम कहें टेम्पररी। अकॉर्ड अप्रूव्ड, सैंक्शन टू, कृपया को अनुमोदित, मंजूरी करें। तो जो आपने भेजा है वो क्या हुआ, तो अकॉर्ड, अप्रूवल और सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन वोग, प्रचलित नियमों के अनुसार। रूल्स क्या है? नियम। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, वोग्यू मतलब प्रचलित। एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट ऑफ द लेटर, पत्र की पावती भेजें। पत्र की, लेटर, रेसिप्ट पावती, एक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेज्ड, तो उसको एक्नॉलेज किया मतलब उसको पावती
भेजें, acknowledge receipt of the letter. Acknowledgement has already been sent. Acknowledgement पावती पहले ही भेजी जा चुकी है ऑलरेडी, acknowledgement के लिए पावती. Acknowledgement is awaited, पावती की प्रतीक्षा है, awaited. Action as at above, ऊपर आ मतलब का, अगर हम कहें आ मतलब का के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अब ए के लिए हम आ यूज कर रहे हैं, तो एक्शन एज प्रपोज में बी टेकन, यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी. एक्शन कार्रवाई एज प्रपोज्ड प्रस्तावित में बी टेकन की जाएगी. एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन दिस मैटर, मैटर मतलब मामले में एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है. एक्शन हैज एट नॉट बीन इनिशिएटेड, अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है. एक्शन कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, नॉट बीन इनिशिएटेड शुरू नहीं हुई है. एक्शन इज अंडरवे, कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई एक्शन कार्रवाई अंडरवे मतलब चल रही है, की जा रही है. एक्शन में बी टेकन अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, तदनुसार कार्रवाई की जाए. एक्टिव कंसिडरेशन, तत्परत से विचार, सक्रिय रूप से विचार, तत्परत से विचार, सक्रिय रूप से विचार. तो आपने कुछ अभी वाक्य देखें, वाक्य को थोड़ा समझना है, लेकिन उसमें शब्दावली भी हैं. उस शब्दावली को जब तक आप नहीं समझेंगे तो तब तक आप उस वाक्य को लिख नहीं पाएंगे, मतलब अनुवाद नहीं कर पाएंगे. तो उसमें शब्दावली मैंने समझा भी दिया है कि इस शब्दावली का ये अर्थ है, इस शब्दावली का ये अर्थ है, इसलिए इसकी संरचना इस तरह से बनी हुई है, ये मैंने समझा दिया. ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नए हैं तो फिर ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन इसके प्रयास जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए एक सरल माध्यम हो जाएगा. क्योंकि इसकी जो जब जैसे हम बात कर रहे थे पहले से, मतलब आप देखे होंगे ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिकल है. हम पहले क्या बात कर रहे थे, हम सिद्धांत बात कर रहे थे. तो सिद्धांत में हम जो क्या कह रहे थे कि सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद में या तकनीकी अनुवाद में या प्रशासनिक अनुवाद में हम अनुवाद के किस सिद्धांत का प्रयोग करें. ठीक है, तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इतनी जो हमारे जो इतने व्याख्यान किस लिए है, एक समझ बिठाने के लिए. तो आप में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में अनुवाद के विभिन्न प्रकार और उसके अभ्यास ये जरूरी है. अब यही अगर हम कहानी को लेकर मैं अभी समझाता तो फिर वहां पे रहता कि भाव, विचार, यहां पे हर शब्द प्रमुख है, शब्द के बिना अर्थ अनर्थ हो जाएगा. इस शब्दों की जरूरत है, शब्द अनुवाद की जरूरत है, और हर शब्द का एक अर्थ है, उसके बिना वाक्य अधूरा है. तो ये आपने समझा होगा. और भी आगे के व्याख्यानों में और बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दूंगा और वहाँ भी हम इस पर और देखेंगे. जैसे क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में हम देख चुके हैं और इसकी कार्यप्रणाली देख चुके हैं. आज हम संप्रेषण के बारे में समझे हैं कि संप्रेषण की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है. अनुवाद आगे के व्याख्यान में हम संस्कृति पर देखेंगे और अनुवाद और संप्रेषण और संस्कृति का संबंध क्या है ये देखेंगे आगे के व्याख्यान में. तो संदर्भ पुस्तक एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है. अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी की पुस्तक है. अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन MTT 18 इग्नू से है और वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन है. इन सब से सामग्रियों को लिया गया है, जोड़ा गया है, संदर्भ के रूप में लिया गया है, सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उदाहरणों को लिया गया है, ताकि ये व्याख्यान एक सरल रूप से आप लोग समझ सकें और आप अपने इस अनुवाद के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जान सकें
और समझ सकें, सीख सकें, मैं भी मेरा व्याख्यान अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं। तो ये हमारी जो संप्रेषण, ये जो प्रक्रिया है, ये सफल हो, इसलिए हमने इन सब से सामग्री इकट्ठा की है संदर्भ के रूप में। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।